हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अप। मैं पल्लवी यादव आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सी सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। इसमें सी सेट 2023 के क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। हम अब इस सीरीज में सोल्व कर रहे हैं सी सेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसका आज ये पार्ट 2 है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से आगे वाले क्वेश्चंस को। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और एक हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इज एक्स एन इंटीजर? क्या एक्स एक पूर्णांक है? फिर हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि x/3 पूर्णांक नहीं है। x/3 इज नॉट एन इंटीजर। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि 3x पूर्णांक है, 3x इज एन इंटीजर। अब हमें देखना है कि इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा। इन ऑप्शन में से ABCD में से कौन सा होगा? या तो एक होगा या दो होगा, या दोनों मिलाकर आंसर दे रहे होंगे, या दोनों ही उत्तर आंसर हमारा नहीं दे पा रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि ऐसे क्वेश्चन जो डेटा सफिशिएंसी पर आधारित होते हैं, उन पर बेस्ड होते हैं, उनको हमें देखना होता है यूनिक आंसर। यदि हमसे कोई क्वेश्चन हमसे किसी ने पुटअप किया कि क्या एक्स एक पूर्णांक है, तो हमारा आंसर केवल 2 आना चाहिए, या तो यस में या फिर नो में, कि हाँ ये एक इंटीजर है, या फिर नहीं ये एक इंटीजर नहीं है। अब देखते हैं कि इन दोनों कथन में केवल क्या एक ही बात को ये दोनों फॉलो करते हैं, या तो हाँ को फॉलो करेंगे या दोनों ही स्टेटमेंट ना को फॉलो करेंगे। देख लेते हैं अब ये किस चीज को फॉलो करते हैं। इन्होंने हमसे स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि x/3 पूर्णांक नहीं है। x/3 पूर्णांक नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि पहले हम मानकर चलते हैं इसका आंसर यस, कि x इज एन इंटीजर। तो हम x को इंटीजर मानेंगे तो पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसे सभी नंबर जो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। जैसे -1 भी एक पूर्णांक है और +1 भी एक पूर्णांक है। इतना आप सबको भी पता होगा कि नंबर सिस्टम में बाकी हम सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो x इज इक्वल टू एक पूर्णांक हमने माना, तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू हमने 2 एक पूर्णांक मान लिया। तो 2/3 एक पूर्णांक नहीं है, हाँ ये तो फॉलो कर रहा है। अब हम x की जगह मानकर देखते हैं कि पूर्णांक वाली वैल्यू नहीं है। तो पूर्णांक वैल्यू मानकर देखेंगे तो क्या निकल कर आएगा? मान लो पूर्णांक मान लेते हैं 2/3, सॉरी पूर्णांक नहीं है, मानकर तो 2 देख लिया, नहीं मानकर देखते हैं 2/3, फिर अपॉन में 3, तो 3 3 9, ये 2/9 हो जाएगा। 2/9 भी हमारा पूर्णांक नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 क्या होगा? हमारा स्टेटमेंट नंबर बच्चों हो जाएगा फर्स्ट गलत। क्यों? क्योंकि हमने पहले x को पूर्णांक मानकर देखा, हमने पहले x को 2 मानकर देख लिया। 2 मानने पर क्या हुआ कि तब भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो पूर्णांक नहीं है, मतलब एक इंटीजर नहीं है उसमें आया। और फिर जब हमने x को विदाउट पूर्णांक माने देखा, विदाउट इंटीजर मानकर देखा, 2/3 माना, तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तब भी हमारा आंसर क्या कह रहा है कि हाँ x/3 एक पूर्णांक नहीं है। अब हमसे एक ही क्वेश्चन में दोनों बोल दिए इन्होंने कि हाँ जी x पूर्णांक भी है और x पूर्णांक नहीं भी है। तो डाटा सफिशिएंसी में हमारा जो आंसर होता है वो यूनिक होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। गुड आफ्टरनून, हैप्पी यादव। उसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 को। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 3x पूर्णांक है। देख लेते हैं, फिर से x की एक वैल्यू पूर्णांक मानकर देख लेंगे और एक बार हम x की वैल्यू को पूर्णांक नहीं मानकर देख लेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको इरेज कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट वाले पोर्शन को। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि 3x को पूर्णांक को हम सोल्व करेंगे तो क्या ये एक पूर्णांक निकल कर आएगा? देख लेते हैं। हमने 3 की जगह मान लिया 2 सपोज कर लिया, 3 2 6, हाँ ये तो हमारा पूर्णांक निकल कर आ गया। हम ये कह सकते हैं कि हाँ x एक पूर्णांक है। हमारा आंसर यस में निकल कर आ गया। लेकिन अब हम मानकर देख लेते हैं कि x जो है ना एक इंटीजर नहीं है। तो दूसरा मानकर देख लेते हैं। अब दूसरा मानकर देखेंगे तो 3 इंटू मान लीजिए 2/3 मान लेते हैं, 2/5 मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 6 एंड अपॉन 5।
अब हमारा आंसर क्या कह रहा है कि ये तो 6/5 क्या है, 6/5 तो एक पूर्णांक नहीं है। हमसे कहा गया है कि 3x एक पूर्णांक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में भी एक बार हमारा आंसर यस में आ गया और दूसरी बार हमारा आंसर नो में आ गया। अब यस और नो दोनों में आंसर आ रहा है, इसका मतलब डेटा सफिशिएंसी का जो यूनिक आंसर है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ना तो हमारे स्टेटमेंट नंबर 1 और ना ही स्टेटमेंट नंबर 2 सही होगा। तो इतना आपको क्लियर होगा कि ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ना सेकंड स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। अकेला कथन 1 ये तो गलत हो जाएगा। अकेला कथन 2 ये भी कोई मतलब नहीं है। कथन और एक दोनों प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों ही इसका आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है, दोनों ही इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी का क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, रीड कीजिए इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैथ्स पढ़ते समय या रीजनिंग सोल्व करते समय अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठे, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए और साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है उनको लिखते हुए चलें और खुद भी सम को सोल्व करते हुए चलें। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना, आपकी प्रैक्टिस ही आपके माइंड को शार्प बनाएगी, आपकी प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में मदद करेंगी। क्योंकि मैथ्स का एक ही इसको क्रैक करने का एक ही अल्टरनेट है कि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करो। इसीलिए टारगेट 2024 को ध्यान में रखते हुए आपको PYQ की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमसे क्या बोला गया है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वाज 25%। जैसा जैसा बोला गया पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। 25% हमारी वृद्धि हो रखी है, यानी कि प्लस। हाँ, प्लस का सिंबल लगा लेते हैं। चलिए, उसके बाद उन्होंने बोला देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%। उसके बाद जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है, 20% उसको घटा दिया जाता है। चलिए, हमने भी उसको 20% को माइनस कर दिया। उसके आगे और फिर 10% बढ़ा दिया गया एंड देन अगेन इंक्रीज बाई 10%। 10% को उन्होंने फिर से बढ़ा दिया। ठीक है, इसको फिर प्लस का सिंबल लिख देते हैं बढ़ाने के लिए। फिर हमसे पूछा गया है कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस। परिणामी इसकी जो वो होगा वृद्धि होगी वो क्या होगी। तो सोचिए इस तरीके के सम को कैसे सोल्व करते हैं। इस तरीके के सम को सोल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं, या तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए। फॉर्मूला आप सबने इस परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एक्स वाई प्लस माइनस जब वृद्धि होती है फिर घटता है बढ़ता है, क्या फॉर्मूला है। यदि आप फॉर्मूले से करने बैठेंगे तो जो आपका सम है ना काफी लेंदी हो जाएगा। लेंदी से ही हमें बचना है, टाइम टेकन चीजों से जितना जितना इजीएस्ट वे से हम सोल्व कर सकते हैं, हमें एग्जाम में उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है, जिससे कि हम बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाए और हमें एक ये रहे कि इतनी देर में हम 2 घंटे में सारे क्वेश्चन या इतने क्वेश्चन क्वालिफाई करने के लिए कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखने वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। तो फॉर्मूले का तो यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल कॉन्सेप्ट का, कि जैसा जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया है बस वैसा वैसा इसको सोल्व करते हुए चले जाओ, वो भी बिना फॉर्मूले के। कैसे करेंगे, 25% को पहले हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन में। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं ये आप सबको पता होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ। 25% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंट की जगह हम क्या करेंगे, 1/100 का 100 का डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो 25 1 25, 24 5 4 100, तो हमारा 1/4 निकल कर आ गया। इस तरीके से आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। और यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना हो तो क्या करते हैं, उसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1/4 का यदि हमसे परसेंटेज पूछे तो क्या निकालेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 4 × 25 100 होते हैं। तो हमारा जो आंसर परसेंटेज निकल कर आएगी वो 25% निकल कर आएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी परसेंटेज और फ्रैक्शन आपको कुछ सोल्व कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, बाकी आपको कुछ याद होनी चाहिए कि किसकी परसेंटेज क्या होती है। 25% को आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। 20% को हम क्या लिखेंगे, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5
25% क्या होगा 1/1/5। 10% को क्या लिख सकते हैं हम 1/10। ठीक है, अब जो प्लस है ना, जो यहाँ पर वृद्धि हुई उसको प्लस कर लेते हैं, यानी कि 4 से कोई चीज 1 हुई होगी। यहाँ लिख लेते हैं कि पहले कोई चीज 4 रुपए की होगी, यदि उसमें वृद्धि हुई है, उसको प्रॉफिट हुआ है, तो वो 4 से फिर कितने रुपए की होगी 1 बढ़कर 5 रुपए की हो गई होगी। ये आपको इतना समझ में आया कि हमने इतना कैसे कर लिया। हमने अभी सब में ना कुछ नहीं करा, हमने केवल 25% जो भी हमें परसेंटेज में चीजें दी हुई है, हमने उन सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो इतना आपको क्लियर है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए यदि हमें प्रॉफिट हुआ है, सीधी सी बात है, मान लीजिए आपने कोई 4 रुपए का मान लो पेन लिया, आपने 4 रुपए का पेन ले लिया। अब 4 रुपए का पेन लेने के बाद आपने इसको किसी रुपए में बेचा, वो पता नहीं है, लेकिन आपको फायदा हुआ 1 रुपए का। तो कैसे होगा, यदि आपने इस पेन को 4 रुपए का लेकर 5 रुपए में बेचा होगा, तो ही तो आपको 1 रुपए का फायदा होगा। तो कैसे पता लगाया आपने, 4 रुपए का पेन में 1 रुपए की वृद्धि हुई, तो 5 रुपए आपके पास, आपने 5 रुपए में उसको बेचा होगा। तो प्रॉफिट का मतलब हम उसमें क्या क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और यदि हमारा लॉस है, यदि हमें हानि हुई है, नुकसान हुआ है, तो हम दिए हुए रुपए में से उतने ही रुपए को माइनस कर लेते हैं। इतना तो आप सबको बहुत इजी है, समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। अब 4 से 1 मतलब 4 का थी कोई चीज, फिर वो 5 की हो गई, यानी कि 1 बढ़ गया तो 5 की हो गई। 20% का 1/5 निकाला आपने। 1/5 का मतलब ये हुआ कि पहले कोई चीज 5 रुपए की थी और फिर 1 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि हमसे बोला गया है कि 20% घटा दिया गया, 20% उसमें डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि 5 की थी वो चीज 4 रुपए की हो गई। ठीक है, अब 10% का उसका फिर से फायदा हुआ। फायदा होने का मतलब कोई चीज पहले 10 रुपए की थी, बाद में वो 11 रुपए की हो गई। फायदा होने का मतलब यही हुआ कि 10 में से 10% का मतलब, यानी कि 10 का आप 10% निकालेंगे तो 1 जुड़ जाएगा उसमें। पहले आपने कोई चीज 10 की ली, फिर उसको आपने 11 में बेच दिया, तो आपको 1 रुपए का फायदा हुआ। इतना आप सबको क्लियर है? यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर होगा। अब इसके आगे कैसे सोल्व करते हैं, इसके आगे करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई इधर नीचे की लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई नीचे लिखेंगे, फिर उन दोनों का जो भी रेशो होगा, जितना भी हम उसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसको कर लेते हैं। एक तरीका और भी है, यदि हमारे ये कट सकते हैं, आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो उसको क्रॉस में हम डिवाइड भी कर लेते हैं। जैसे 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा 1 टाइम, 5 1 जा 5, ठीक है। हमारे यहाँ पर कितना बचा 10, यहाँ लिख लेते हैं 10 and 11। इतना क्लियर है कि यहाँ तक हमने कैसे सॉल्व किया, जो भी हमारा बचा उसको हमने लिख लिया कि 10। अब हमारा फाइनल जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है कि 10 रुपए की चीज थी, हमने उसको 11 में बेचा, यानी कि 1 रुपए का हमको फायदा हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 1 को ऊपर लिखेंगे, कितने में से प्रॉफिट हुआ है 10 रुपए में से हुआ है, तो उसको नीचे लिखते हैं और 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 की मल्टीप्लाई, तो 10 10 जा 100, आपका निकल कर आया 10%। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बच्चा आपको सभी को ये समझ में आया कि हमारा 10% कैसे आया, कैसे हमने इसको विदाउट फॉर्मूले सॉल्व किया, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपके एग्जाम में इस टाइप के जो भी सम आए ना, परसेंटेज वाले की पहले इंक्रीज कर दिया, फिर डिक्रीज कर दिया, फिर से इंक्रीज कर दिया, तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि दी हुई परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लेना है। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर तो हमारा नुकसान हुआ है और कितने रुपए का हुआ है और कहाँ पर हमारा फायदा हुआ है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर तो आप आराम से जो बेसिक रूल होते हैं उनसे भी आप सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए। द लेटर्स A, B, C, D and E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. How many such arrangements are possible? हमसे कहा गया है कि A, B, C, D, E हम इस तरह से अरेंज किए गए हैं
कि ए और ई के बीच में यथातथ्य मतलब एग्जैक्टली, आप यथातथ्य समझ में ना आए तो इसलिए इंग्लिश टर्म जरूर देखें। इंग्लिश बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए। कोई टर्म हिंदी में जो हम जनरली डेली लैंग्वेज में यूज नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में हम वो यूज करते हैं अपने डेली लैंग्वेज में भी, तो आप इंग्लिश का टर्म देखकर ये समझ जाएंगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। यथातथ्य मतलब एग्जैक्टली 2 लेटर के बीच में ए एंड डी हमारा अरेंज होगा, ये एक इन्होंने कंडीशन दी है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि इस तरह फिर कितनी व्यवस्थाएं संभव होंगी, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितनी पॉसिबल होगी देख लेते हैं। पहले इनकी कंडीशन को नोट डाउन कर लेते हैं। कंडीशन है हमारी ए, 5 लेटर है, पहले लिख लेते हैं, 5 स्पेस बना ले, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने 5 स्पेस बना लिए हैं। ठीक है, हमसे कहा गया है कि यदि ए और ई को हम मान लो हमने यदि यहाँ पर ए रखा या फिर हमने यहाँ पर ई रखा, तो इनके बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप होगा, यथातथ्य इनके बीच में 2 वर्ण होंगे। मान लो एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, फिर दूसरा ए या ई यहाँ पर आएगा। एक तो हमारी पॉसिबिलिटी ये बैठेगी, या फिर हम पहले लेटर की जगह ना रखकर हम कहाँ रख सकते हैं ए और ई को, फिर से 5 लेटर बना लेते हैं, 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट पर ना रखकर हम यहाँ रख सकते हैं ए या ई को, फिर 2 का स्पेस यदि हम करेंगे तो कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा ए और ई। एक हमारी पोजीशन फिर ये बैठती है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों कंडीशन में भी हम कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। देख लेते हैं कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ए एंड डी, ए और ई, देखो या तो हम स्टार्टिंग में ए रख सकते हैं या फिर हम स्टार्टिंग में ई रख सकते हैं, क्योंकि हमसे ये नहीं बोला गया कि पहले कौन सा रखना है या बाद में कौन सा रखना है, तो हमारा जो मर्जी करेगा हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पर ए एंड डी हमने कर लिया यहाँ पर, चलो ठीक है। यदि हम मान लो हम यहाँ पर ए लिखेंगे तो हमें लास्ट में ई लिखना पड़ेगा, लेकिन यदि हम स्टार्टिंग में ई लिखेंगे तो 2 के बाद हमें फिर ए लिखना पड़ेगा, यानी कि ये खुद भी आपस में ए और ई बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहली वाली कंडीशन में भी क्या होगा, 2 ए और ई के 2 प्रकार से इसको आप अरेंज कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। 5 लेटर में से 2 लेटर तो आपने लिख लिए, 5 में से देखो 2 ए या ई तो आपने लिख लिया अलग अलग टाइप से, तो यहाँ पर कितने और लेटर आ सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी बैठती है, सोचिए और फिर कमेंट करके बताइए। 1 मिनट सोचकर ये सोचिए कि यहाँ पर फिर कितनी पॉसिबिलिटी बैठेंगी। 5 लेटर है, 2 हमने पहले लिख लिए, तो कितने लेटर और लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल है कि हम केवल 3 ही लेटर को यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 में से 2 पहले लिख लिए हमने ए और ई, तो केवल हम यहाँ पर 3 और लिखेंगे। 3 टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर भी, 2 × 3। अब हमने 5 में से 3 लेटर यहाँ लिख लिए, 1 लेटर यहाँ लिख लिया, 4 लेटर हम पहले से यहाँ पर लिख चुके हैं, ए बी सी डी और ई। 3 लेटर हम यहाँ लिख सकते हैं, तो 3 में से और भी और कम हो गए दूसरे वाले स्पेस में, तो 3 में से यहाँ पर कितने और स्पेस में लेटर लिख सकते हैं हम, केवल 2, तो 2 × 3 × 2, और यहाँ पर केवल बचेगा 1 लेटर। ये तो पॉसिबिलिटी बैठती है। 5 लेटर थे, 5 में से ए और ई आपने यदि रख लिया, ए रख लिया या फिर ई रख लिया, तो इन बाकी जो लेटर बचेंगे उनमें से कितने आप लिख सकते हैं, केवल 3 ही लेटर लिख सकते हैं। 5 में से 2 ए और ई तो निकाल लिया आपने, तो केवल 3 बचे, 3 और 2 5, 3 भी फिर आपने रख लिए, तो कितने बचे आपके पास बचे 2 लेटर। फिर 2 में से भी आपने एक, ये स्पेस 2 वाले पर आ गए, तो 2 में से और 1 लेटर निकाल लेंगे, तो कितना लेटर बचेंगे, केवल 1 लेटर। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो ये कितना हो गया, 2 3 6 2 12। पहली वाले में 12 हो गया, दूसरी वाले में भी सेम ही है, ए और ई को आपस में चेंज कर लेंगे, तो ए और ई के भी पोजीशन जो बैठती है हमारी कितनी बैठती है, 2 बैठती है। उसके बाद यदि हम दूसरे वाले में 5 में से फिर 2 चले जाएंगे, 3 बचेंगे, फिर चले जाएंगे 2 × 1, 1 तो 1 ही होता है, 2 3 6 2 12। यहाँ पर भी 12 पॉसिबिलिटी बैठती है, और 12 और 12 हमारा क्या होता है, 12 और 12 होता है हमारा 24। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज वाले अल्फाबेटिक सीरीज का, तो आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए पहले आराम से। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर का। देखते हैं,
नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे हमें दिए गए हैं स्टेटमेंट, वो हमें क्वेश्चन रीड करके उसके बेस पर उस स्टेटमेंट के हमको आंसर देने हैं। तो कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर यदि हम निकाल सकते हैं अपने बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब हम इसको निकाल कर रखना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हमसे बोला गया है। पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, क्या जेड एक्स का भाई है, ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर निकल कर आएगा कि या तो जेड एक्स का हाँ भाई होगा, ये तो निकल कर आएगा, या होगा कि नहीं जेड एक्स का भाई नहीं है। यही इसका दो आंसर हो सकते हैं कि या तो भाई होगा या नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि भाई है कि नहीं। कथन नंबर 1 से देखते हैं, y का भाई x है और z का भाई y है। लिख लेते हैं। मान लीजिए इन्होंने बोला है y का भाई x है, तो x की इन्होंने बता दिया हमें जेंडर भाई है तो प्लस लिखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में हम इक्वल के सिंबल से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, इक्वल के सिंबल से हम डिनोट करते हैं मैरिड कपल को, विवाहित दंपति को, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है या माता पिता हैं तो उनको इक्वल के सिंबल से हम डिनोट करते हैं। प्लस जहां लगाते हैं उसका मतलब ये समझो कि हम मेल की बात कर रहे हैं। जहां पर हम माइनस लगाते हैं तो माइनस का मतलब ये समझो हम वहां पर फीमेल की बात कर रहे हैं। और जहां पर हम प्लस और माइनस ना लगाकर नॉर्मल एरो लगाते हैं तो हम वहां पर दिखाते हैं या सॉरी ऐसे कि वो बहन और भाई की बात कर रहे हैं। और यदि हम एक एरो नीचे करके दिखाते हैं तो हम एक नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे होते हैं। तो ये एक इसको इजी करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए कुछ हमने सिंबल को अपने ही तरीके से, इनको आप ऐसे याद कर लीजिए कि प्लस का मतलब मेल, माइनस का मतलब फीमेल, और यदि आप इन दोनों के बीच में इक्वल लगा दें किसी दो के बीच में तो उसका मतलब है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब समझते हैं आगे। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लेना, आपको बाकी क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा। तो हमें बताया गया है कि y जो है ना भाई है x का, y भाई है x का, तो x के ऊपर हमने प्लस लगा दिया। और z का भाई है y, z का भाई बता दिया y भी भाई है किसका, z का। लेकिन हमें यहां से ये नहीं बताया कि z क्या है। z का भाई है तो z बहन भी हो सकती है और z भाई भी हो सकता है। हमारा यहाँ पर z का पता ही नहीं है कि ये बहन है x और y का या भाई है, क्योंकि z के भाई y और x हैं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि y और x का भी z भाई हो सकता है बहन हो, वो तो उसके फिर भी भाई ही लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस कुछ सिंबल ही हमें डिनोट नहीं, हमें नहीं पता कर पा रहे हैं, हम ये समझ में नहीं आ रहा हमें कि यहाँ पर इसका भाई होगा या बहन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। क्या जेड एक्स का भाई है तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि जेड भाई है, यानी कि जेड मेल जेंडर है, लेकिन यहाँ से हम पता नहीं कर पा रहे फर्स्ट स्टेटमेंट से, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसका रॉन्ग होगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड को। स्टेटमेंट नंबर सेकंड देखिए, एक्स वाई और जेड सहोदर भाई या बहन है, मतलब भाई या बहन है, हमें ये पता करना है सेकंड वाले स्टेटमेंट से। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट डायग्राम बनाकर इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सेकंड का डायग्राम हम बनाते हैं। एक्स वाई और जेड भाई बहन है। देखो इन्होंने बोला कि एक्स वाई और जेड ये आपस में भाई बहन है। एक्स वाई को तो हमें बताइए, ऊपर पता चल गया भाई भाई हैं, भाई बहन है। हमें जेड का फिर से समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी बहन है कौन किसका भाई है। यहां से भी हम जेड का पता नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 से भी हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जेड के बारे में पता ही नहीं है हमें कि वो लड़का है कि लड़की है, फिर भाई बहन का तो हम अंदाजा लगाना गलत होगा। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट से भी नहीं पता कर पा रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट से भी पता नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट से हम पता नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अकेला कथन 1 बिल्कुल गलत होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 अकेला, ये भी गलत होगा। एक और कथन दोनों पर्सन को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों मिलकर भी हम इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम जेड को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल, तो ये भी गलत होगा।
कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ किस तरीके से हमने इस जो हमारी प्रॉब्लम में दी हुई थी इसको सॉल्व कर लिया हमने। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। ऑन वन साइड ऑफ ए 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 100 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पे 101 पौधों को लगाया गया है। और कितनी लंबी सड़क पर लगाया गया है उसको? 1.01 किलोमीटर की रोड पर उसको लगाया गया है। ठीक है, आगे हमसे कहा गया है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स, लगातार 5 क्रमागत पौधों की संख्या क्या होगी, कितनी दूरी उनके जो बीच की दूरी होगी 5 पौधों के बीच की दूरी वो क्या होगी, हमसे डिस्टेंस पूछी गई है। अब कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये जो भी इन्होंने बोला हुआ है सम में उसको लिख लेते हैं आराम से। 1.01 किलोमीटर की रोड है और हमारा जो आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD उसमें दिया हुआ है मीटर। तो सबसे पहला तो काम करेंगे कि हम क्वेश्चन में भी इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो यहां पर लिख लेते हैं 1.01 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 1000। क्या निकल कर आएगा इसका आंसर? 101 एंड 0 मीटर। 1000 10 मीटर इसका आंसर निकल कर आएगा, मतलब 1.01 किलोमीटर को दिया मीटर में बदले तो 1000 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आया हमने उसको लिख लिया है। अब आगे क्या कहा गया है कि सड़क इतनी लंबी है और एक दूसरे से समान दूरी पर पौधे रखे गए हैं, और पौधे कितने रखे गए हैं? 101 पौधे रखे गए हैं। अब यहाँ पर आप यहाँ पर मिस्टेक क्या कर सकते हैं? पहले जो आप मिस्टेक कर सकते हैं मैं आपको वो बताती हूँ कि ऐसी वाली मिस्टेक से आपको एग्जाम में बचना है। 101 प्लांट है तो आप क्या करेंगे? पहला जो आपके दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि मान लो ये सड़क है कोई 1.01 किलोमीटर की लंबी, उसके बाद यहाँ पर पहला प्लांट लगाया, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, इस तरीके से 101 प्लांट लगे हुए हैं। आप इस डायग्राम को यदि बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन यदि आपने इस तरीके से इसको सोल्व किया तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? अब समझते हैं कि जो ये इसका मतलब है ना कि एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे लगे गए हैं एक लंबी सड़क पर, तो उसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे समझते हैं। तो ये तो आप गलती मत करना कि 101 प्लांट है तो पहले एक प्लांट, फिर दूसरा प्लांट, फिर तीसरा प्लांट, इस तरीके से 101 प्लांट का आप डायग्राम बनाए, तो इस वाली आपको सिली मिस्टेक से एग्जाम में बचना है। आपकी एक सिली मिस्टेक और आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो साथ में बाकी सही क्वेश्चंस को भी आपके नंबर माइनस में चले जाएंगे। अब देख लेते हैं कि इस सिली मिस्टेक नहीं, ये वाली सिली मिस्टेक नहीं करनी, फिर सही कैसे करना है। सही की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये एक सड़क है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मान लीजिए एक सड़क है और इसकी लंबाई है 1010 मीटर, ठीक है, मान लिया हमने। मान लीजिए यहां पर पौधा रखा है, फिर यहां पर पौधा रखा हुआ है, फिर एक प्लांट हमारा यहां पर रखा हुआ है। किसी प्लांट वाले को हम किसी नेक्स्ट कलर से देखते हैं, एक न्यू कलर ले लेते हैं। यस, एक प्लांट यहाँ रखा है, दूसरा प्लांट यहाँ रखा है, तीसरा प्लांट यहाँ रखा है। मान लीजिए एक प्लांट यहाँ रखा है, एक प्लांट यहाँ रखा है, एक प्लांट यहाँ, 3 4 5 6 7, हम इतने प्लांट मान लेते हैं। इस तरीके से ही प्लांट हमारे आगे रखे हुए होंगे, ठीक है। ये आपने मान लिया कि इस तरीके से एक रोड है उस पर प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन आप ये सोचिए यदि मैं मतलब आप ऐसे देखिए कि जहां पर आप मतलब मुझे देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक प्लांट लगा, मान लो एक ये सड़क है और यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है, मान लो यहाँ एक प्लांट है।
फिर एक प्लांट थोड़ा सा उसके आगे वाली दूरी पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा वाला प्लांट उसका सड़क पर यहाँ पर लगा हुआ है मान लीजिए। तीसरा वाला हम और आगे बढ़ेंगे, मान लो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो तीसरा प्लांट कुछ दूरी पर और रखा है। यही हमने डायग्राम बनाया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रही हूँ, ये इस क्वेश्चन में क्या कहना क्या क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज क्या है इसकी, यहाँ लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए, जहां पहला प्लांट लगा हुआ है यानी कि जहां मैं इस समय हूँ ये वाला प्लांट, और जहां मान लो दूसरा प्लांट यहाँ है, मैं इस समय हूँ ये वाला प्लांट, इसके बीच की दूरी यदि हमसे पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? यदि आपको एक दूरी दी हुई हो कि सबके बीच की दूरी इतनी इतनी है, तो आप निकालेंगे, आप पहले वाले प्लांट को कंसीडर करेंगे 0 और दूसरे वाले प्लांट को कंसीडर करेंगे 1। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपसे आपको यदि दूरी नहीं पता है तो आप हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे कि क्योंकि जो दूरी होती है ना वो 1 और 2 के बीच में ही नहीं होती, दूरी 0 से लेकर 1 के बीच में भी होती है। 0.5 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, उसके बीच में भी दूरी एग्जिस्ट होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है पहला प्लांट जो लगा होगा वो 0 नंबर पर लगाया गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 0 पर आपने लिख लिया, तो दूसरा प्लांट लगा होगा पहले नंबर पर, तीसरा प्लांट लगा होगा दूसरे नंबर पर। इस तरीके से 0 आपने यहां मान लिया, तो इधर आपको 101 प्लांट लगाने हैं। तो 101 प्लांट का मतलब ये हुआ कि फिर यहां पर 1 से लेकर 100 तक प्लांट आपके इधर लगे गए होंगे, क्योंकि 0 पर पहला प्लांट हुआ, 100 प्लांट 1 2 3 करके लगे गए, तो 0 प्लांट वैसे हो गए और एक प्लांट हमारा 0 नंबर पर लिखा हुआ है, मतलब लगा हुआ है। तो ये हमारे प्लांट हो गए 101। ये डायग्राम इतना क्लियर है? चलिए अब हम आगे समझते हैं। यदि आपको इतना क्लियर है फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमने इसको बना लिया। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स। 5 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितनी है? अब आप ये मानिए कि हमारी जो लंबी सड़क है वो सड़क है 1010 मीटर की। 1010 मीटर की लंबी सड़क है और उस पूरी ही सड़क पर जो हमारे प्लांट लगे गए हैं वो लगे गए हैं 101 प्लांट लगे गए हैं। लेकिन 101 लगे तो गए हैं, लेकिन हमने कहां से कंसीडर करा है? 0 से लेकर 100 तक प्लांट लगे गए, यानी कि 0 1 प्लांट और 100 तक ऐसे 101 प्लांट। तो यहाँ पर कितना आएगा? 101, क्योंकि हम कंसीडर 0 को सोल्व करेंगे तो वो हमारा कैलकुलेशन में नहीं आ पाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक का यानी कि 100 प्लांट का इसमें डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस मेन लिखनी है। 0 + 1 तो 1 ही होता है। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये सोल्व करके आया 1010 का यदि हम डिवाइड करेंगे 100 से तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1.01, सॉरी 10.1। 100/1 10 बचा, 1 पॉइंट लगा लेंगे। यहां देखते हैं, यहां पर करते हैं इसको 110/100 प्लांट। इसके बाद हम 2 0 करेंगे तो कितना आएगा? 10.1। इसका निकल कर आ गया, यानी कि जो डिस्टेंस होगी उनके बीच में वो 10.1 की डिस्टेंस होगी, 10.1 मीटर की डिस्टेंस होगी। अब हम मान लेते हैं 5 क्रमागत प्लांट यही है। मान लो एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, तीसरा ये है, चौथा हमने यहाँ पर मान लिया और 5वां मान लेते हैं यहाँ पर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 10.1 है। फिर इनके बीच की डिस्टेंस 10.1 है, इनके बीच की डिस्टेंस 10.1 है और इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? 10.1। अब आप डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस 5 पौधों के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी बार लिखी है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। डिस्टेंस उससे 1 अंक कम लिखी है हमने, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस 4 ही आएगी। 5 कोई चीज है, उनके बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है तो 4 बार ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 10.1 5 पौधों के निकालें तो 10.1 × 4
क्योंकि हमें 5 क्रमागत की निकालनी है तो 4 डिस्टेंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं आप। तो इतना आपको क्लियर है कि हमने 10.1 तो हमारा डिस्टेंस निकल कर आया। जो हमारा लंबी जितनी सड़क है उतने और जितने हमारे पौधे हम सड़क पर लगा सकते हैं सेम दूरी पर, उतना हमने नीचे लिख लिया। सो हमारा 10.1 आ गया। 10.1 सबके बीच के डिस्टेंस है, तो 5 पौधे के निकालने के लिए 4 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो 4 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये 40.4। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 40.4। तो 40.4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम से इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़े। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन लगे उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, एक बार देखने के बाद फिर उसको खुद से भी, फिर बिना देखे उसको प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन लिख लेना फिर प्रैक्टिस करना, आपको इजीली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमने पौधे जो काउंट करे हैं, बस ये ऐसी वाली सिली मिस्टेक नहीं करनी है कि 0 को भूल ही जाएं आप। 0 और 1 के बीच की जो डिस्टेंस सच में होती है आप उसको माने ही ना, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट कर दे, 1 से लेकर 101 तक प्लांट लगा दे, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ऐसी वाली मिस्टेक से बचना है। बाकी जो क्वेश्चन है काफी इजी है, आप इसको इजीली, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रीड कीजिए। हर क्वेश्चन को आपको 2 से 3 मिनट समय जरूर देना है। यदि कोई सवाल लेंदी है तो उसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। और ज्यादा टाइम आपका, मान लो आपके स्टार्टिंग में आपने सम करे, वो आपने 3-3 सेकंड, 4-4 सेकंड, 5 सेकंड में कर लिया आपने, कुछ सम बच गए आपके जो लेंदी हैं और टाइम भी कम है, तो लेंदी क्वेश्चंस को आप, यदि आप पासिंग मार्क्स तक कर चुके हैं तो उसको आराम से बिना बिल्कुल सोचे, बिना डरे उनको एग्जाम में क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि आपको सी सेट में सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर चाहिए, आपको टॉप नहीं करना। इसलिए आप लेंदी सवाल से, यदि आप इजी आराम से कर पाते हैं तो लेंदी सवाल से बचें और उसको छोड़ सकते हैं। टाइम टेकन वाली चीजें यदि आपको लगती है तो उसको बिल्कुल एग्जाम में आप इग्नोर कर सकते हैं। यदि आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपके सी सेट में जो मार्क्स होते हैं केवल 27 चाहिए आपको 80 क्वेश्चन में, और 27 में से भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में लगभग 50-60 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के ही आते हैं। तो 50-60 में से मान लो 10 क्वेश्चन भी, मान लो 60 क्वेश्चन आए, 60 में से 10 क्वेश्चन भी लेंदी आ गए, तो 50 तो आप फिर भी कर पा रहे हैं। और आपको चाहिए कितने पास होने के लिए, केवल 27। आपको केवल 27 ही क्वेश्चन आपको करने सही है, फिर भी आप तो बहुत आगे हैं क्वालिफाइंग से। मान लो 20 क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहे हैं, 10 रीजनिंग के लग रहे हैं, 10 आपको मैथ के लग रहे हैं, तो आप आराम से 20 भी छोड़ सकते हैं। 40 क्वेश्चन फिर भी बचते हैं, जो क्वालिफाइंग से फिर भी बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यदि आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि लेंदी क्वेश्चन है तो सबसे पहले उनसे बचें, इजी क्वेश्चन को सोल्व कर लें। ये केवल सी सेट के लिए है। बाकी यदि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक रेलवे की, तो उनके लिए तो फिर कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, ट्रिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को इजी करने के लिए ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट हैं सेकंड वाले, तो उनसे आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 27, A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B, 4 different roads from B to C, and 3 different roads from A to C. In how many different ways can one travel from A to C using these roads? हमसे इस क्वेश्चन में जो कहा गया है पहले लिख लेते हैं। क्या कहा गया है कि A, B and C are 3 places, 3 places हैं, लिख लेते हैं। एक A है, एक B है और एक C प्लेसेस है। ओके, आगे हमसे कहा गया है कि वो इस तरीके से हैं, सच दैट दीज आर 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A to B। यदि हम A से B तक का निकालें तो उसके लिए 3 डिफरेंट रोड है। लिख लेते हैं, A से B तक के 3 डिफरेंट रोड हैं। उसके बाद B से C के लिए 4 डिफरेंट रोड हैं। B से C के लिए 4 डिफरेंट रोड हैं, ठीक है। और A से C के लिए 3 भिन्न रास्ते और हैं। यदि हम A और C का निकालें, इनका निकालें, तो इसके लिए 3 रास्ते और हैं। इतना आपको समझ में आया? अभी हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को देखने के बाद इसको रीड किया पहले कुछ सेकंड में, पढ़ने के बाद हमने क्या किया, जैसा जैसा हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है उसको वैसे वैसे ही लिख लिया है। पहले इन्होंने बोला हमसे कि A और B C 3 स्थान है, 3 प्लेसेज है, तो हमने A B C 3 स्थान बना लिए, ठीक है।
रेड पेन से देखते हैं। हमने ए बी सी 3 हमने प्लेसेस बना ली। अब 3 प्लेसेस बनाने के बाद इन्होंने बोला कि ए और बी के 3 रास्ते हैं, हमने 3 रास्ते लिख लिए। फिर बोला बी से सी के लिए 4 रास्ते हैं, तो हमने 4 रास्ते लिख लिए। फिर हमसे कहा गया कि ए और सी के लिए 3 रास्ते अलग और भी हैं, तो ए और सी के हमने 3 रास्ते लिख लिए। इतना हमने काम कर लिया। तो आप ऐसे मानो कि आपका 90% क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन समझकर उसको लिख लिया तो इसका जो काम है वो 90% है। 90% आप इस क्वेश्चन को समझकर सोल्व कर चुके हैं। अब बाकी 10% भी देख लेते हैं आंसर के लिए। इन रास्तों का प्रयोग कर, जितने भी हमें रास्ते बताए गए हैं इनका यूज करके कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन कितने भिन्न मार्गों से ए से सी तक जा सकता है। इन स्थानों पर ए से लेकर हमें सी तक जाना है, तो इन सभी रास्ते जो हमें दिए गए हैं इनको मिलाकर कोई भी पर्सन कितने तरीकों से जा सकता है। सवाल हमारा बस इतना सा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी यूजिंग दीज रोड्स। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है सारे। तो 3 तरीके ये हुए, 4 तरीके ये, तो 3 4 जो 12 तरीके तो हमारे ये हो गए। ए और बी के 3 रास्ते दिए हैं, बी और सी के 4 दिए हैं, 3 4 जो 12। अब लेकिन हमें ए से सी तक के रास्ते जो है ना 3 इन्होंने पहले से और भी गिवन है। तो 12 + 3 कितने हो गए, 12 और 3 15। तो 15 ऐसे रास्ते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन सभी रास्तों का यूज करके ए से लेकर सी तक जा सकता है। तो इतना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ये आप समझ गए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए इतना था नहीं, जो दिया गया है उसको लिख लिया, उसका बस सोल्व कर लिया। आप इसको आराम से 20-30 सेकंड में बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे, 1 मिनट से पहले ही फाइनली सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है ये, रीसेट 2022 का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 हम इसका फाइनल कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर उसको जरूर देख लें, जिससे कि बाकी क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी तक, आप उनको भी प्रैक्टिस आराम से कर ले। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। रीड करने के बाद ऑप्शन देखिए, फिर सोचिए कि इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से हम कर सकते हैं, वो भी इजी मेथड से, इजीएस्ट वे से। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो हम इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं आराम से। ए हैज सम कॉइन्स, ओके, ए के पास कुछ सिक्के हैं। ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी। हमें फिर कुछ सिचुएशन दी गई है, ओके। बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर, 2 ज्यादा कॉइन और देता है, किसको, सी को देता है, ठीक है। C gives half of the coins and 2 more to D. The number of coins D has now is the smallest 2-digit number. जो लास्ट में फिर D के पास जो कॉइन बचेंगे वो स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर के होंगे, ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगिनिंग। ए के पास स्टार्टिंग में कितने सिक्के थे, हमसे ये पूछा गया है। देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जिस फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं वो क्या है, देखते हैं। हमने देखा कि ए के पास कुछ सिक्के हैं, हमें पता नहीं है, यही हमें पता करना है। हमारा टास्क इस क्वेश्चन में ये है कि हमें ए के सिक्के को पता करना है। ए के सिक्के पता करने के लिए इन्होंने हमसे कहा है कि वह उनमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर बी को दे देता है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ए के पास x सिक्के हैं, ठीक है। अब ए क्या करता है कि बी को कितना सिक्के देता है, वो x का आधा करके, मतलब जो भी सिक्के हैं उसको आधा करके 2 और सिक्के मिलाकर 2 इसमें और जोड़ देता है और फिर बी को दे देता है, ठीक है। हमने बी के सिक्के लिख लिए। अब सी को क्या करता है, बी उनमें से आधे सिक्कों में, जो सिक्के बी के पास है उनमें से आधे सिक्कों में, यानी कि x/2 + 2 के आधे सिक्कों में 2 और मिलाकर 2 और सिक्के मिलाकर सी को देता है, सॉरी हाँ सी को देता है, ठीक है। अब सी क्या करता है, सी उनमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर, सी जो उसके पास सिक्के हैं उनके भी आधे सिक्के, मान लीजिए जो आपने लिखा है उसका भी आधा करके उसमें 2 जोड़कर जो सिक्के मिलेंगे वो डी को मिलेंगे, और डी के पास लास्ट में जो सिक्के बचेंगे वो बचेंगे स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर। स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर क्या होती है, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, तो वो होती है
10, ये आप सबको पता होगा। 10 के बाद यदि आप एक नंबर कम लेंगे 9 तो सिंगल डिजिट नंबर है तो कोई मतलब नहीं है। 10 के बाद यदि आप सोचे 11 में 2 अंकों की संख्या है तो वो 10 से बड़ी है। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 ही होती है। आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो यदि आप इस तरह के सोल्व करेंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा, टाइम टेकन क्वेश्चन है। इसलिए इससे ना, इस मेथड से बचने के लिए अब हम देखते हैं क्या हम इस क्वेश्चन का क्या अल्टरनेट हो सकता है। क्या हम इसको ऑप्शन से करके देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन उठाकर देख लें, एलिमिनेट करके देख लें। तो ऐसे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन ऐसे लेंदी होते हैं और हमें ऑप्शन से करने पड़े, जो हमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जो हमें ऑप्शन गिवन है, तो उसकी भी अपने आप में ना एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटजी होती है। वो कैसे काम करती है पहले उसको समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इससे तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, काफी लेंदी बढ़ेगा, टाइम टेकन है, इतना टाइम एग्जाम में हमें नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन पर। इसी टाइम टेकन वाले क्वेश्चन से हमें बचना है। अब हम देखते हैं फिर कर कैसे सकते हैं। यदि ऐसे नहीं कर सकते फिर इसको किस तरीके से हम सोल्व करें। अब हमें एक चीज पता है कि जो डी है ना, वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10 है। सबसे पहले जो हमें पता है हम वो लिख लेते हैं। d इजिकल टू हमारा जो है ना 10 आना चाहिए। ठीक है, अब हमें ऑप्शन मानने हैं। क्या माने? सबसे पहले हम ऑप्शन में मानेंगे, ना तो हम मानेंगे सबसे छोटा अंक जब हम सपोज करेंगे, और ना मानेंगे सबसे बड़ा अंक। कारण क्या है ना मानने का, पहले वो समझते हैं कि हम क्यों ना माने, हम इन दो को हम क्यों छोड़े मानते समय। यदि आप सबसे मान लो छोटा मान लेंगे क्वेश्चन में, कि सबसे छोटा मान लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और मानकर इस क्वेश्चन को करते हुए चले जाते हैं। वो इसलिए यदि आप छोटा मान लेंगे और आपका आंसर इससे नहीं निकला, क्योंकि आप केवल सपोज कर रहे हैं, हो सकता है इससे आंसर निकल भी जाए और हो सकता है ना निकले, दोनों ही तरीके हैं। तो यदि इससे आंसर मतलब इससे आंसर यदि हमारा बड़ा निकला तो आपको फिर इन तीनों को करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटे से 3 और भी ज्यादा बड़े हैं, तो 3 बार और सोल्व करना पड़ेगा आपको। फिर से क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा, टाइम टेकन है। इसी से तो हमें बचना है, इसलिए सबसे छोटा हम नहीं मानेंगे। अब सबसे बड़ा क्यों नहीं मानेंगे? मान लीजिए हमने सबसे बड़ा माना और हमारा आंसर सबसे बड़े से सबसे बड़ा आएगा तो बड़ा ही आंसर होगा, लेकिन नहीं आया सपोज करो, तो हमारे 3 सबसे छोटे होंगे। फिर से हमें 3 कैलकुलेट करने पड़ेंगे सबसे बड़ा मानकर। फिर से हमें इसी चीज से बचना है, तो सबसे बड़ा और छोटा हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि मान लिया और उससे हमारा आंसर नहीं निकला, तो फिर हमारा आंसर निकालने के लिए हमें बाकी सभी ऑप्शन को भी रखकर देखना पड़ेगा और हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा इसमें लग जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया है कि हमने ए और डी ऑप्शन को क्यों नहीं माना, क्योंकि इस टाइम टेकन से हमें बचना है। अब ये ना माने तो क्या माने? इससे अलग जो बाकी 2 ऑप्शन आपके बचते हैं वो आप कोई भी मान लीजिए। तो हम मानकर देख लेते हैं 60, ना बहुत ज्यादा बड़ा 68 और ना बहुत ज्यादा छोटा है, 60 मानकर देख लेते हैं। तो ऐसे मानिए कि ए के पास कुछ सिक्के हैं, मतलब ए के पास 60 सिक्के हैं। यहां लिख लेते हैं ए के पास 60 सिक्के हैं। अब ए क्या करता है, बी को 60 सिक्के के आधे सिक्के में 2 मिलाकर, 60 का आधा 30, 30 में 2 मिलाएगा कितना हो जाएगा? 32। बी के पास 32 सिक्के हो गए। ठीक है, अब बी क्या करता है, जो भी उसके पास सिक्के हैं उसके आधे सिक्के, 32 के आधे 16 सिक्के, 16 सिक्के में 2 मिलाकर बी उसको सी को दे देता है, तो 16 में 2 मिलाकर 18 सिक्के हो गए। ठीक है, अब सी क्या करता है, जो भी उसके पास सिक्के हैं 18 सिक्के हैं, 18 सिक्के के आधे कितने होंगे? 9 सिक्के, 9 सिक्कों में 2 मिलाकर सी डी को देता है, तो 9 और 2 11। तो डी के पास हमारा लास्ट में आ रहा है आंसर 11 सिक्के। अब 11 सिक्के तो हमारा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे जो डी की वैल्यू निकल कर आएगी वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। वो संख्या क्या है आप सभी को पता है, तो वो संख्या है 10। और हमारा आंसर क्या निकल कर आया इससे मानकर? वो निकल कर आया है 11। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि हम 60 को तो नहीं मानेंगे, 60 तो हमारा आंसर नहीं है। यदि हमने 60 सिक्के माने हैं, ए के पास 60 माने हैं, तो हमारे जो सिक्के निकल कर आ रहे हैं वो वास्तव में जो सिक्के हैं उनसे ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। एक ज्यादा है मतलब ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो हमें मानने के लिए 60 से कोई संख्या कम माननी पड़ेगी। 60 से कम मानेंगे तो कम सिक्के निकल कर आएंगे,
फिर से 60 से ज्यादा मान लेंगे तो ज्यादा सिक्के निकल कर आएगी, ज्यादा सिक्के तो पहले से ही है हमारे पास, डी बराबर 11 निकल कर आ रहा है। तो हम क्या मानेंगे, 60 से कम जो हमारा दिया गया है। अब क्या दिया हुआ है 60 से कम, तो 60 से कम केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है, वो दिया हुआ है 52, ऑप्शन नंबर डी। अब आप इसमें एकदम श्योर रहिए कि आपने एक उठाया ऑप्शन, एक ऑप्शन उठाकर आपने करके देखा, उसके बेस पर जो आंसर निकल कर आया आपने टिक कर लिया। तो आप बिना चेक करे भी, इसको बिना क्रॉस वेरीफाई करे भी ये 100% श्योर रहिए कि आपका जो आंसर होगा वो सही ही होगा। अब हम, लेकिन अभी तो हमारे पास टाइम है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इसको वेरीफाई करके भी देख लेते हैं क्या सच में जो हमने तुक्का लगाया, ऑप्शन उठाकर कोई भी एक उठा लिया ऑप्शन सोल्व करा, क्या सही है। तो उसको देख लेते हैं, जिससे कि आप ये श्योर हो जाएं कि यदि आपके मान लो 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा, ऑप्शन उठाकर ही एक देख लिया कि क्या इसका उत्तर सही होगा या गलत होगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करा। बाकी जो दिया गया है उसको ऐसे ऐसे ही हमने इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। 52 वेरीफाई करके देख लेते हैं। मान लीजिए ए के पास 52 सिक्के हैं, ये हमारा वेरीफाई चल रहा है, हमारा आंसर निकल चुका है, 52 सिक्के हैं अकॉर्डिंग टू आंसर। ए जो सिक्के देता है ना बी को, वो देता है अपने पास जो उसके पास कॉइन है उसके हाफ एंड मोर 2, दो उसमें और ऐड करके देता है। तो 52 का आधा कितना होगा, 52 का आप आधा करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, 26, 26 प्लस 2, तो ये सिक्के होंगे 28। बी के पास सिक्के होंगे फिर 28। अब बी क्या करता है, बी सी सिक्के को देता है जो भी उसके पास कॉइन है उसके आधे, तो 28 के आधे कितने होंगे, 28 डिवाइड टू 14। 14 में 2 और जोड़ेगा तो सी के पास सिक्के होंगे, तो 28 के आधे 14, 14 प्लस 2 16, 16 सिक्के सी के पास होंगे। अब सी जब डी को सिक्के आगे पास करता है, सी को सिक्के देता है, तो उसके पास अपने जो भी कॉइन्स हैं, जो भी कॉइन्स कितने हैं, 16 कॉइन है, 16 कॉइन का हाफ कितना होगा 8, और उसमें 2 और ऐड सी करके दे देता है डी को, तो 8 में 2 और ऐड करेंगे क्या आएगा, डी इक्वल टू 10। यही तो हमें चाहिए कि जो डी के पास लास्ट में कॉइन बचे वो होने चाहिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए डी के पास कॉइन। तो डी इक्वल टू 10, इसका मतलब जो हमने सपोज किया अपना ऑप्शन से वो हमारा एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इतना आपको क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के मैं आपको कुछ वो बताती हूँ, टिप्स समझ लीजिए इनको। ये हाँ, तो हमारे पास टाइम था, हमने इसको वेरीफाई करके देख लिया। एग्जाम में आपको जहाँ कुछ समझ में ना आए कि कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि हमारे पासिंग मार्क्स भी नहीं हुए हैं, अब सीसेट क्वालिफाइंग करना है, करना ही पड़ेगा, तभी आपका जीएस फर्स्ट भी एवेल्युएट होगा, वरना वो होगा ही नहीं। तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके पास जीएस की कितनी नॉलेज है, यदि आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं फिर वो आपका चेक ही नहीं होगा। मान लो आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, जितने प्रीलिम्स में चाहिए मार्क्स उसके आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी यदि आपका सीसेट हो जाए, लेकिन सीसेट ही नहीं हुआ तो कॉपी चेक नहीं होगी, कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए ध्यान रखना है कि क्वालिफाइंग में आप क्या क्या आपके पास जरूरी टिप्स होने चाहिए एग्जाम के लिए। आप ऑप्शन से जहाँ कुछ समझ में ना आए, आपकी क्वालिफाइंग से मान लो क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कम बन रहे हैं 1-2, तो और फॉर्मूले भी याद नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो देख लेने हैं कुछ कॉम्प्रहेंशन के इजी क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपको काम करना है मैथ्स का लेकर, मैं बताती हूँ कि आपको ऑप्शन रख कर उसमें देख लेने हैं, ऑप्शन रखकर देख लेने हैं। उस ऑप्शन से आप जो भी आप आंसर निकाल लेंगे उसके 99.9% चांसेस रहते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो सही ही होगा। उसमें से आप 2 तो वैसे ही एलिमिनेट कर पाएंगे, जैसे हमने अभी माना सबसे छोटा और सबसे बड़ा नहीं मानना, तो 2 तो आपने वैसे ही खत्म कर दिए, तो केवल आपको 2 ही सोल्व करने पड़ेंगे। अधिक से अधिक केवल आपको 2 ही सोल्व करने पड़ेंगे, और हो सकता है जैसे आपने यहाँ पर 1 माना, छोटा भी नहीं माना बड़ा भी नहीं माना, आपने 1 मानकर देखा 60, लेकिन उसके बेस पर आपने बता लिया कि इसका आंसर 52 होगा। इसका मतलब केवल आपको एक बार ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो टाइम टेकन भी नहीं है, इजी भी होगा, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी 99% बात ये होगी कि आपका आंसर सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। तो आने वाले एग्जाम में आपको इन कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कैसे सीसेट क्वालिफाई करना है। यदि आप बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है मैथ्स के, उसको लेकर आपको
ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। बाकी आप डेली लाइव क्लास में आइए। डेली लाइव क्लास में 1 बजे आपकी डेली क्लास होगी, आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो बहुत जरूरी है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये वीडियो अधिक से अधिक, आपके फ्रेंड्स भी प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से, आप भी करिए। और एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से कॉपी पेन लेकर खुद से भी क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन पेपर निकाला प्रीवियस ईयर का और खुद से प्रैक्टिस करिए। जहां समझ में नहीं आया, सोल्व नहीं कर पा रहे, फिर से वीडियो देखिए और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको देख लिया। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है, बाई चांस कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके डाउट हमें पता चलेंगे तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 रीड करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देखते ही समझ गए होंगे, पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़िए। इन द सीरीज ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई, ये एक सीरीज है। विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस, इस सीरीज में 100वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, हमसे केवल इन्होंने इतना पूछा है। अब सोचिए कि इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हमें एक सीरीज दी हुई है और हमसे 100th का स्थान पूछा गया है, तो हम उसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन भी इन्होंने दिए हुए हैं अल्फाबेट के। वो 4 ऑप्शन कौन से हैं? जी दिया हुआ है, एक एच दिया हुआ है, एक आई दिया हुआ है और एक जे दिया हुआ है। तो जो इसको सोल्व इजीली कर पा रहे हैं वो इसका आंसर दें। तब तक इसको हम प्रैक्टिस करते हैं कि अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, दिए हुए क्वेश्चन को अपने तरीके से लिख लेना है। दिए हुए क्वेश्चन को अपने तरीके से लिख लेना है। फिर कुछ समझ में ना आए तो बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी आपको पता है, कॉमन सेंस लगाकर जैसे भी आप क्रैक कर सकते हैं, उस तरीके से उस दिए हुए को जो आपने लिखा है उसी को कैलकुलेट करना है बस। यदि आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं कर पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूले से दिक्कत है आपको, ट्रिक्स भी आप भूल जाते हैं, ट्रिक्स भी याद नहीं रह पाती हैं एग्जाम में। एग्जाम हॉल में बैठकर वैसे ही बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल का कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, टाइम भी जा रहा है, क्रैक भी करना है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। यदि आपका दिमाग एकदम से वहाँ पर बिल्कुल ऐसा मानिए कि शून्य हो जाए, कुछ समझ में ना आए, तो बस दिए हुए को लिखना है और उसी को कैलकुलेट कर लेना है, क्वेश्चन को समझ लेना है। समझ लेने की आपकी ये वाली जो थिंक डेवलप होगी तो आप इजीली सी सेट क्रैक कर पाएंगे और बिल्कुल इजीली जो भी आप अपने ऑप्शन टिक लगाएंगे वो 99% सही होंगे। ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब आपको फॉर्मूले याद नहीं हो पा रहे हैं, जब आप ट्रिक्स नहीं समझ पा रहे हैं, जब आपको ट्रिक याद नहीं हो पा रही है, वो उसके लिए आप भूल जाते हैं। प्रैक्टिस तो आप करेंगे तो आपको याद भी रहेंगे, फॉर्मूले भी याद रहेंगे, फॉर्मूले नहीं तो एटलीस्ट ट्रिक तो आपको जरूर याद रहेगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके 2 तरीके, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा सी सेट में स्कोर कर पाएंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आप क्वालिफाइंग सी सेट को बिना डरे बिना टेंशन में लिए कर सकते हैं। तो हम यहाँ भी एक काम करेंगे, इसको लिख लेते हैं AA, ओके, ऐसे लिखते हैं, पहले A, फिर उन्होंने लिखा है ABA, अच्छा AB, ठीक है, उसके बाद ABC, ओके, उसके बाद उन्होंने लिखा है ABC के बाद ABCD, ABCD। आप भी लिखते हुए चलिए और आप भी सोल्व करते हुए चलिए, आप साथ साथ सोल्व करेंगे तभी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ABCD लिख लिया, फिर हमें दिया गया है ABCDE। अब हमें बस इसी में अपना कॉमन सेंस लगाना है और इसी से हमें 100 वाले स्थान पर कौन सा लेटर आएगा ये बताना है। तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये सीरीज कैसी है। इन्होंने पहले ए लिखा, ठीक है, पहले एक लेटर आया, दूसरी सीरीज जब मतलब इन्होंने फिर आगे सीरीज को बढ़ाया तो 2 लेटर आए A और B, फिर इन्होंने आगे बढ़ाया तो फिर 3 लेटर इस सीरीज में ऐड करे स्टार्टिंग से ABC, फिर 4 ऐड करे ABCDE, फिर 5 करे ABCDE। अब आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया होगा कि AB यानी कि जो 2 लेटर हैं तो उसमें इसका A और B इनका क्या अंतर है, 2, ऐसे काउंट करते हैं, इनको काउंट करते हैं टोटल सीरीज जो दी हुई है अलग अलग, 1 2 3 4 5। यदि हम 5 वाले पर जाते हैं तो 5 का मतलब ये हुआ कि 5 तक लेटर लिखे गए हैं, A से लेकर मतलब 1 से लेकर 5 तक,
और 1 से लेकर 5 तक क्या होता है अल्फाबेट में, A B C D एंड E। इसके लिए आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि आपको ना अल्फाबेट में क्या पोजीशन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ए पर क्या आता है, बी की क्या पोजीशन है, डब्ल्यू की क्या पोजीशन है, वाई की क्या पोजीशन है, जेड की क्या पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल ए की पोजीशन होती है 1, पहले नंबर पर आता है। ई की पोजीशन होती है 5, 5वें नंबर पर आता है। जेड की पोजीशन होती है 26, 26वें नंबर पर आता है। इसलिए हर लेटर की एक जो भी पोजीशन होती है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यदि आप लिखने बैठेंगे पहले ABCD लिखेंगे फिर उनके ऊपर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, तो आपका टाइम लग जाएगा और आप उसी में कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। इन चीजों से बचना है, जो चीज आप इजीली याद कर सकते हैं उनको याद करना है। तो आपके लेटर कितने हो गए यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 और 5वीं में 1 2 3 4 5, 5वें जब आप सीरीज आगे बढ़ रहे हैं तो 5 ही इसमें लेटर है। इतने आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम इसके आगे बढ़े, ये सीरीज आगे बढ़नी है, डॉट डॉट का मतलब आगे बढ़ी हुई है, 100वें स्थान तक पहुंचना है। इनके काउंट कर लेते हैं, ये 1, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर, ये चौथा, ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14th एंड 15। आगे बढ़ाएंगे, जो 16वां लेटर होगा वो क्या होगा, ए से स्टार्ट होगा। यहाँ लिखते हैं इधर इस तरफ A B। अब कहाँ तक सीरीज जाएगी, 5 हो गए हैं हमारे, 5 के आगे कहाँ पर सीरीज जाएगी, 6 तक जाएगी। यानी कि हमें 1 से लेकर 6 तक ABCD लिखनी है तो A से लेकर F तक लिखना पड़ेगा, A B C D E F। नंबर काउंट करते हैं, 16 17 18 19 20 21। इतना हमने काम कर लिया। और ये कितना नंबर है, 6ठा वैसे नंबर आ रहा है, 6 तक F तक जा रहा है, यानी कि 6ठी सीरीज पर आपके 21 लेटर टोटल होंगे। 21 यदि हमसे पूछा जाता है कि 21वें स्थान पर कौन सा होगा तो उसका आंसर होता है F। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 21वें लेटर पे कौन सा लेटर होगा, 5th, मतलब F होता। लेकिन हमसे 21वां नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है 100वां स्थान क्या होगा। बस हमें जिस तरीके से यहाँ पर F आया है 21वें पर, वही तरीका हमें ढूंढना है कि 100th पर कैसे आएगा। अब तरीका ढूंढना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, आप ये समझिए कि यहाँ पर 21 कैसे आया होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एवरेज निकालते हैं हम। यदि हम मेरे पास क्रमागत संख्याएं दी हुई होती हैं तो फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2, यही एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो हमने निकाल लिया, 6 तक का निकाल लेते हैं पहले। तो 1 + 6 अपॉन 2, और ये है कितने नंबर, 6 और 1 7 अपॉन 2। ये नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6। देख लेते हैं हमने गलत तो नहीं लिख लिए, A B A B C, ठीक है, ABCD, हाँ ये सीरीज सही है हमारी। तो 1 + 6 अपॉन 2 इंटू 6, क्योंकि 6 लेटर है 6 की गुना कर देंगे, क्योंकि 6 बार इसको वापस लिखा गया है, A से लेकर 6 तक लिखा गया है ना, A B C D E F, इसलिए हमने 6 की मल्टीप्लाई करी है। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 7 3 जा 21। तो इससे हमें ये पता चला कि इस मेथड से हम 100 वाली पोजीशन को निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। इस सम को करने के ना और भी बहुत सारे तरीके हैं, और सारे तरीके तो इस समय डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में इससे अलग तरीके जो भी आते हैं इससे भी सोल्व हो सकता है। हम इनकी प्लेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं अलग अलग, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, कम से कम 4 या 5 मेथड से आराम से हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सबसे इजीएस्ट मेथड की, जो सबसे इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाए, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन करे, बिना ज़्यादा माथापच्ची करे, आप इजीली क्वेश्चन देखें और समझ में आ जाए कि हाँ कैसे कैसे करना है और कर दे। हमारा सिखाने का काम सिर्फ आपके साथ डिस्कस करने का इतना है। कितना समझ में आ गया आपको, F = 21, ठीक है। 21 ही हमारी प्लेस आ रही है F की, यानी कि लास्ट पोजिशन जो आ रही है 21 ही आ रही है। इससे हमें ये समझ में आया कि हमने यदि 1 2 3 4 5 6 तक निकाला तो वैल्यू निकाली 1 से 6 तक का ऐड, 1 + 6 अपॉन 2, जितनी हमने सीरीज ली उसकी गुना कर दी। अब हमें 100 स्थान लेना है तो हम 100 तक का देखेंगे कि 100 कैसे आएगा। 21 तो हमने निकाल लिया, इस तरीके से 100 कैसे आएगा तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यदि हम मान लें 15, 1 से लेकर हम 15 का निकाले तो 1 + 15 अपॉन 2 इंटू कितना करेंगे, 15 ही करेंगे, 15 संख्या को ले रहे हैं 15,
तो 15 और 1 16, 16/2 इंटू 15, 2 8 जा 16, 8 इंटू 15 क्या होगा 15 8 120, 120 हो जाएगा। 120 तो ज्यादा हो गया, हमें चाहिए 100वां स्थान, तो 15 को तो हम नहीं मानेंगे। हमने 15 ही क्यों माना, पहले आपके दिमाग में सवाल आया होगा ना कि 15 ही हमारा क्यों आया। प्रवीण जी हेलो बच्चा, प्रवीण ने आंसर दिया है 21। आगे देखते हैं, तो 16/2 इंटू 8 इंटू 15 120 आया हुआ। 120 का मतलब ये हुआ कि 100 आई आएगा जी, आई आएगा, देख लेते हैं। आई वैसे बच्चों ने आंसर देने शुरू कर दिए हैं, देख लेते हैं। 8 इंटू 15 120 हुआ, इसका मतलब 15 तो हम नहीं मानेंगे। मेरा आपसे सवाल ये था कि हमने 15 ही क्यों माना, क्योंकि 15 से हम देख सकते हैं 15 और 16 करेंगे, लगभग 16 का आधा करेंगे तो 8 और 15 यानी कि 15। मान लो ऐसा होता है कि 15 7 105 7 आ जाता बाई चांस, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर पाते। तो हमें अपने माइंड में सोचना है कि कैसे 100 के आसपास तक हम जा सकते हैं। 15 तो जाएंगे नहीं, 14 भी छोड़ देते, 120 ज्यादा है, 13 मानकर देखते हैं। तो 1 + 13/2 इंटू 13, 13 और 1 14, 14, 14/2 मल्टीप्लाई 13, 14/2 इक्वल टू 7, 7 इंटू 13 कितना हो गया 91। अब 91 तक तो आपने निकाल लिया, 91 तक तो चीज आपने कंप्लीट कर ली। 91 कौन से लेटर पर आया होगा, 91 आया होगा 13th लेटर पर। यही तो हमने अभी सीखा था, 91 13th लेटर पर आया होगा। 13 लेटर का मतलब 13 यहाँ पर एक ए से लेकर 13 तक आएगा, 1 से लेकर 13 तक, वहां तक। 13 नंबर क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। 13 का मतलब हुआ अल्फाबेट में एम की पोजीशन क्या होती है 13 होती है। 13 तक तो हमारे लेटर आ रहे हैं, फिर 91। अब हमें चाहिए 100 चाहने के लिए हमें कितने की कमी है, हमें 91 में कितना जोड़े जो 100 हो जाए। तो हम 91 में जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। हमें 100 वाला स्थान देखना है ना, तो 100 के लिए हम इसमें क्या ऐड कर 91 में 9 ऐड कर देंगे। 9 ऐड करने के बाद प्रवीण 9 हाँ हम सोल्व कर लिए। आगे देखते हैं, 9 से काम नहीं चलेगा, हमें आगे भी देखना है कि 9 पर कौन सी पोजीशन आ रही है। तो 9 पर हमारी पोजीशन 100 हो गई। 9 पर पोजीशन हमारी हुई क्या अल्फाबेट सीरीज होती है, तो आई, अल्फाबेट आई सीरीज होती है। यस प्रवीण आपका एकदम सही आंसर है, आई एकदम सही है, आई इसकी पोजीशन होगी। अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए वीडियो, और जो भी आप सीसेट से कंटिन्यू सीसेट आप पढ़ रहे हैं या इससे अलग भी, क्योंकि मैथ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। जो बाकी एसएससी में आपके फ्रेंड हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हर उस एग्जाम की जिसमें आपका मैथ्स आता है या रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स के लिए जरूरी है प्रैक्टिस तो आप चाहे जिस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर ही कर लें, चाहे सीसेट ही कर लें, चाहे एसएससी की कर लें, चाहे बैंक की कर लें, तो आप किसी की भी प्रैक्टिस मैथ में कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो आई एकदम सही आंसर है इसका, क्योंकि 9th पोजीशन पर हमारे जो अल्फाबेट में आता है ना वो आई ही आता है। आई की जो पोजीशन है वो 9 होती है, तो इसका आंसर होगा आई मतलब 9 एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी कैसे आया, इसमें तो किसी बच्चे को कुछ डाउट नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारा आई कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हम सोल्व कर चुके हैं। एक बार आपको मैं फिर से याद दिला दूं, जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जरूर देख लें, जिससे कि आप सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकें। PYQ सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे, सारे के साथ में प्रैक्टिस कराई जा रही है। और एक बात और, डेली आपकी क्लासेस 1 बजे ही आएगी, तो 1 बजे आप अपने सभी फ्रेंड्स को बोल दीजिए, वो सब तैयार रहे प्रैक्टिस के लिए। और 1 बजे लाइव क्लास में जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट आपसे हो पाएगा, जितने ज्यादा आप बच्चे होंगे उतना ज्यादा हम इंटरेक्ट करके आपको सॉल्यूशन करके दे देंगे। मैम मैंने सब देख लिया, वेरी गुड, आपने सब देख लिया। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, वो भी इसका फायदा उठा सकें, वो भी सीसेट को आराम से फ्री में आप पढ़ सकें, सीसेट की प्रैक्टिस कर सकें। ये आपके और आपके सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत जरूरी है। जो PYQ कराए जा रहे हैं ना बच्चों, ये कराए जा रहे हैं आपके टारगेट 2024 को लेकर। जो आपका एग्जाम अभी 26 मई को है UPSC का, तो उसमें जरूरी है कि आप जब तक आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस को, उतने ज्यादा आप 2024 में जो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, अभी भी मैंने कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कुछ सिली मिस्टेक जो आपकी हो जाती हैं, उनसे बचना है, प्रैक्टिस करनी है। और उनसे केवल एक ही तरीका है बचने का
जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें, इससे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन पेपर ले लें, अपने यहाँ बैठकर प्रैक्टिस करें, खुद से सवाल लिखें, प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट देखें, और जहाँ समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट है, तो आपके सभी डाउट दूर करने के लिए आप इस कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे डाउट जरूर पूछें। आपके डाउट पता चलेंगे तो हम उनको सोल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नाइस क्लास, थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। अपने अपने फ्रेंड को आप ये वीडियो शेयर करते रहिए, जिससे कि वो भी इजीली इसको सभी चीज़ों को इजीली कॉन्सेप्ट को समझ सके और एग्जाम में सिली मिस्टेक होने से बच सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रीड करते हैं। आप भी रीड कीजिए मेरे साथ और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 3 persons A, B and C are standing in a queue, not necessary in the same order. There are 4 persons between A and B and 7 persons between B and C. If there are 11 persons ahead of C and 13 behind A, what could be the minimum number of persons in the queue? हमसे कहा गया है कि 3 व्यक्ति हैं A, B और C एक क्यू में खड़े हैं, यानी कि एक पंक्ति में खड़े हैं, एक रो में खड़े हैं, लेकिन वो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, कि ये ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में हो, वो इसी सीरीज में हो। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं और बी और सी के बीच 7 व्यक्ति हैं। सी के आगे 11 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं। और फिर हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब आप सोचो कि इसको बिना फॉर्मूले के, बिना कुछ करे हम कैसे कर सकते हैं। जैसा मैं बार बार बोलती हूँ, जिसका आपको कुछ समझ में ना आए, सवाल देखो, लिखना शुरू कर दो। जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उसको बस पेन लें, कॉपी लें और लिखना शुरू कर दें और बस उसी को फिर कैलकुलेट कर लें। मैथ को सबसे, यदि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, सबसे इजी मेथड फिर यही है। आप ट्रिक भूल गए हैं, कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, फॉर्मूला भूल गए हैं, कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, समझें, जितना समझ में आपको क्वेश्चन आया उसको लिखना शुरू करें। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स को सोल्व करने के लिए। सोल्व करके फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जो बच्चे सोल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा माइंड शार्प होगा, ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन होगी आपकी और इजीली आप सभी सम को सोल्व कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर है 22, बी आपका 28 दिया हुआ है, सी 32, डी 38। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। चलिए देख लेते हैं। ए आंसर बच्चों ने देने शुरू कर दिए हैं, ए बच्चों के आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं कि ए इसका सही है या गलत। सोल्व कर लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। हम मान लेते हैं पहला इन्होंने क्या बोला है कि ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं इधर और इधर लिख लेते हैं बी। इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। यही तो बोला है इन्होंने, जो बोला है वो लिख लिया। ए व्यक्ति इधर है, बी व्यक्ति इधर है, इनके बीच में हमने 4 स्पेस बना दिए कि 4 व्यक्ति इनके बीच में खड़े होंगे, यानी कि ए से बी तक हमारे टोटल 6 व्यक्ति होंगे। 4 तो उनके बीच में है, एक खुद हो गया, एक बी हो गया, 6 व्यक्ति हो गए। खैर उन्होंने भी 6 व्यक्तियों की बात नहीं करी है तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। ए और बी के बीच में 4 पर्सन है, लिख लिया। उसके आगे क्या बोला है, बी तथा सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। देयर आर 7 persons बिटवीन बी एंड सी। अब फिर से 7 पर्सन लिख लेते हैं बी और सी के बीच में। देखो यदि हम इधर लिखेंगे सी को तो वो फिर ए और सी की जो कैलकुलेशन होगी उसमें ज़्यादा हो जाएगी और वो गड़बड़ हो जाएगी। तो बी के साथ देखो 1 2 3 4 5 व्यक्ति पहले से हो गए बी के इधर, 5 और एक ही हो गया 6, एक ही हो गया 7 व्यक्ति बी और सी के बीच में है। यदि हम सी को इधर लिख लें तो क्या हमने सही इसको डायग्राम को ड्रॉ किया है? सोचिए और देखिए, काउंट कर लेते हैं। हमसे पहले कहा ए और बी के बीच में 4 है। एक न्यू कलर से देखते हैं बॉक्स को। देखो पहला व्यक्ति, मतलब सॉरी, पहला एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 बीच, बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। बी और सी के बीच में 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति हैं। तो बिल्कुल हमने जो डायग्राम बनाया एकदम सही बनाया है।
ए और बी हमने लिख लिया, बी और सी हमने लिख लिया, बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। अब हम देखते हैं कि यदि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, सी के आगे, सी यहाँ पर है तो सी के आगे यदि 11 व्यक्ति हैं तो पूछा गया है कि जो टोटल व्यक्ति हैं इसमें कितने हैं इस क्यू में। अब सी के आगे 11 व्यक्ति लिख लेते हैं, सी के आगे 1 2 मतलब 1 से लेकर 11 तक डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, 1 to 11, सी के आगे 11 व्यक्ति हो गए। अब हमसे पूछा है कितने व्यक्ति हैं, तो बस क्या करना है, हमें काउंट कर लेना है। तो 11 व्यक्ति तो यहाँ पर हो गए सी से इधर, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 2 ये व्यक्ति 21 और 22। इसको ऐसे देखते हैं, हमने यहाँ माना ए, यहाँ माना बी, इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। बी और सी के बीच में हमने सी माना, बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। और सी के आगे इधर 11 व्यक्ति और हैं, सी के आगे इधर मान लेते हैं क्योंकि इधर तो मान ही सकते हैं। तो 7 8 8 और 4 12 1 13, हाँ सी के आगे 11 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं, तो 11 व्यक्ति इधर हो गए, 12 12 और 7 19, 12 13 7 19 और 4 ये, तो टोटल व्यक्ति हो गए 22। सो 22 इज द राइट आंसर। आप इसको आराम से कैलकुलेट करेंगे। मैम 2 केस बनेंगे, हाँ आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, आप सही बोल रहे हैं। 2 केस बनेंगे, 2 केस आप बनाकर पहले इनको आप पहले ए बी बना लिया, फिर आपने बी सी बना लिया, फिर आपने ए और सी को बना लिया, या सी के आगे 11 निकाल कर लिया और केस लिख लिए 1 2 3, फिर उनको मिलाकर सोल्व कर दिया, तो भी आप इसको इजीली कर पाएंगे। लेकिन हमको सोचना है सबसे इजी कि हमारा केस ना बने और इजीली हम एक ही तरीके से इसको सोल्व कर लें। तो आप इसको काउंट करेंगे इनके व्यक्तियों को लिखने के बाद, तो आपका आंसर आएगा ए 22 इज द राइट आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। जिसको इसमें डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है कि समझ में आया कि नहीं आया, कैसे 22 हो गए, कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए इसका आंसर क्या आएगा। हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट एंड एक्स सेकेंड। मिनिमम क्वेश्चन डिमांड है 22, राइट। ओके 22 एकदम सही आंसर है। कैसे 22 हो मिनिमम, यस फिर से देख लेते हैं। तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, यस मिनिमम डिमांड पूछा है तो मिनिमम 22 ही आएगा। सही बोल रहे हैं आप, 22 एकदम सही उत्तर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हमसे पूछी गई है कि कुल कितने सेकंड है जो हमारा टाइम दिया हुआ है, वीक में, एक्स वीक में, एक्स डे में, एक्स आवर्स में, एक्स मिनट्स में एंड एक्स सेकंड में। इन सबको टोटल कर दें तो कितनी सेकंड आएंगी निकल कर, हमसे बस इतना पूछा गया है। तो बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। आप सोल्व कर चुके हैं तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। एक्स वीक हो गए, हम इसको ना सोल्व करते हैं रिवर्स तरीके से। दिन से नहीं, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या दिया हुआ है कि एक्स सेकंड में, एक्स को लिख लिया, एक्स सेकंड, एक्स सेकंड मतलब हमारे पास कितने, हमारे मिनिमम क्या होता है हमारा टाइम देखने के लिए कि 60 सेकंड होती हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। उसके बाद यदि हम घंटे में निकालें तो 60 × 60 करके निकाल लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप सबको इजीली पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। उस तरीके से आप बाकी चीज़ों को फिर 60 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो एक्स सेकंड का मतलब हमने मान लिया कि x × 1, x × 1 पहला।
दूसरा हमें क्या करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है हाउ मैनी सेकेंड, हाउ मैनी मतलब टोटल पूछा गया है, कुल कितने सेकेंड है, तो प्लस करेंगे एक्स मिनट, एक्स मिनट इसको सेकेंड में बना लेते हैं, तो एक्स 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो एक्स इंटू 60 प्लस एक्स घंटे पूछा गया है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, फिर घंटे पूछा गया है यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो इंटू 60, या ऐसे मान सकते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होती हैं। कैसे आती हैं, 60 इंटू 60, मैंने यहाँ पर इसको डेरिवेट कर दिया है, आप देख सकते हैं, तो एक्स इंटू 60 ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस करते हैं, एक्स दिन, पहले दिन को बनाएंगे घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे में कितनी मिनट वो होती हैं सेकंड, सेकंड होती है 3600, चाहे तो इसको अलग अलग लिख लीजिए कि 24 इंटू पहले 1 घंटे का 60, सॉरी 1 मिनट का 60 सेकंड, फिर 1 घंटे का 60 प्लस एक्स दिन, दिन हमने कर लिया है, ओके घंटे हो गए। अब हमारा बचा है एक्स वीक। अब आपको ध्यान देना है कि हमने 1 दिन का निकाला और 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो इस वाली में यदि हम 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही बात होगी, तो 7 इंटू एक्स इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हमारा इसको सोल्व करने पर निकल कर आया। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा ये आ गया। अब एक तरीका तो ये है कि इन सबको सोल्व कर लो, इन सबको सोल्व करने का मतलब इनको ऐड कर लो, ऐड करने पर आपका निकल कर आएगा 694861 इंटू एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी, आप इसको ऐड करेंगे तो आपका इतना ही आंसर निकल कर आएगा। ये तो आपका ऐसे हो गया, लेकिन अब ये सोचिए पहले इन सब की मल्टीप्लाई करोगे फिर इनको ऐड करोगे, ऐड में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ऊपर नीचे हो गया तो वैसे गलत हो जाएगा। एग्जाम में इन्हीं सब चीजों से बचना है तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ पता होना चाहिए। जैसे आप ऐसे भी सोल्व करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है और आपको लग रहा है कि हम पासिंग मार्क्स तो कर ही चुके हैं सी सेट में, अब बाकी जो क्वेश्चन बचे गए हैं मजे मजे में लेकर आप उस सबको सोल्व करते हुए चलिए, टिक करते हुए चलिए, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम कम है आपके पास और आपको क्वालिफाई भी करना है और टाइम बचना है आपको नेगेटिव मार्किंग से, तो आपको इसे ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर भी देख सकते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसे देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट पर हमारा आंसर आ रहा है 1, ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर हमारा 1 है तो लास्ट में 1 ही आएगा, तो पहला ऑप्शन खत्म, ये तो आएगा नहीं, 0 आ रहा है, ये सी भी खत्म, 0 आ रहा है, 2 तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब बचता है बी कि 11581 और फिर एक बचता है 694861। आप ये सोचिए, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस लगाइए, एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है आपके सामने कि x इंटू 60 प्लस एक्स इंटू 60 इंटू 60 प्लस एक्स इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, फिर प्लस आगे 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी वाली कैलकुलेशन में, तो इसका मतलब इतना छोटा तो आपका आंसर आएगा नहीं। कैलकुलेट करेंगे तो 11 5 8 1 तो इसका किसी भी कीमत पर नहीं आने वाला, तो बी भी खत्म। अभी हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी एकदम से इसका सही आंसर होगा। तो एग्जाम में केवल यूनिट डिजिट को ध्यान में रखना है, बाकी कैलकुलेशन की आपको जरूरत ही नहीं है, आप इसको इजीली विद इन 1 2 और 3 सेकंड में कर पाएंगे। चलिए, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, आगे देखते हैं। 2 घंटे इस क्वेश्चन में लग जाएंगे मैम, कैलकुलेशन करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेशन से ही हमें बचना है, 2 घंटे इसी में लग जाएंगे। तो हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि यदि यूनिट डिजिट 1 है तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट पर 1 ही आएगा। तो 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, 2 पहले खत्म हो गए। दूसरा आपको पता है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन है कि 2 घंटे में भी नहीं होगी लगभग, तो इसका मतलब छोटी संख्या तो आएगी नहीं, 11,581 तो आएगा नहीं, तो सबसे जो बड़ी संख्या दी हुई है उसमें उसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, तो हमें इस वाले टाइम टेकन वाली चीजों से बचना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली में 6 मेंबर हैं और वो कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, लिख लेते हैं। चलो आगे देखते हैं, लिखेंगे पहले पढ़ लेते हैं, फिर लिखना क्या है ये सोचकर लिखते हैं। क्यों, का या की,
पति पत्नी आर है। इन्होंने क्या दे दिया कि जो क्यू है ना, जो अब इसको लिखना शुरू करते हैं कि जो क्यू और आर है ना आपस में, वो हस्बैंड वाइफ है। अब कौन सा हस्बैंड है कौन सा वाइफ है ये हमें नहीं बताया, बस क्यू और आर दो पर्सन है जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो कपल हैं। अब हमें क्यू का जेंडर भी नहीं पता, आर का जेंडर भी नहीं पता, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे पूछा गया है टी की माता यू है। अच्छा, टी कुछ कर सकते हैं यू आर में, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं। यू की पुत्री एस है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा किसके आगे कहां से शुरू करें, तो क्यों टी की माता यू नहीं, यू और एस की पुत्री, ये भी छोड़ देते हैं। तो हमसे कहा गया है पी की पुत्री टी है, और पी से भी पी और टी कुछ कहीं है ही नहीं, तो हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, ये भी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। फिर हमें दिया गया है कि और आर का पुत्र पी है। हाँ, आर तो हमें दिया गया है, तो आर से इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। आर का पुत्र है तो उसको एक जनरेशन नीचे लिखेंगे, आर का पुत्र है पी, यानी कि पी हमारा प्लस है। हमने अभी इसी वीडियो में डिस्कस किया है पहले क्वेश्चंस में कि इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, इक्वल से कपल को, प्लस से मेल को, माइनस से फीमेल को, और एक जनरेशन में नीचे हमें एक जनरेशन लिखना होता है तो नीचे एरो करके लिखते हैं। बहन भाई है तो उनको एक सिंगल एरो से उनको एक साथ पैरेलल लाइन में खड़ा करके हम दिखा देते हैं कि हाँ भाई ये तो बहन भाई हैं। तो ये हम रीजनिंग में सिंबल हैं इस चैप्टर के। पी प्लस लिख लिया, अब इसको उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं। उल्टा क्या देखते हैं, ऐसे मानिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, आर और पी हमने देख लिया, ठीक है। आर का पुत्र पी हम देख चुके हैं। फिर कह रहे हैं पी की पुत्री टी है, पी की जो पुत्री है ना वो टी है, पी की पुत्री है टी पुत्री है तो माइनस आएगा, हमने इतना लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया है कि यू की पुत्री एस है। अब यू और एस हमें कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं, यू और एस हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। फिर हमसे कहा गया है टी की माता यू है, जो टी की माता है वो यू है। अब टी की माता यू कहां पर होगी, सोचिए, टी की माता यू का पी की यदि पुत्री है टी और पी प्लस है, तो पी और क्या हमारा किसकी माता है, ये फिर से देख लेते हैं, टी की माता यू है। अच्छा, तो पी और यू आपस में हस्बैंड वाइफ है, इतना समझ में आ गया। पी और यू आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि जो टी की जो माता है वो यू है और टी के पिता पी हैं। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, टी की माता यू है और इतना हो गया। आगे देखते हैं, पी हमने क्या है जो सोल्व कर लिया उसको टिक करते हुए चलते हैं। आर का पुत्र पी की पुत्री टी, यू की पुत्री एस, हाँ ये हमारा रह गया, यू की पुत्री एस, यू की जो पुत्री है वो एस है, यानी कि टी पुत्री है तो ये दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं। यू की पुत्री एस है, बहनें हो गई, ठीक है। टी की माता यू हमने लिख लिया, यू की पुत्री एस लिख लिया, पी की पुत्री टी भी लिख लिया, आर का पुत्र पी भी लिख लिया। इसका मतलब हमने सोल्व कर लिया। हमसे आगे कहा गया है कि इस परिवार में दो दंपति हैं, सच में दो कपल हैं, ये देख लेते हैं। तो एक तो यू एंड आर है, क्लियर है, यू और आर, सॉरी क्यू और आर, और दूसरे कपल हमें दिए हुए हैं पी और यू, तो दो दंपति तो हैं, इतना तो बात सही है। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में है टी का दादा या नाना क्यों है, टी का दादा होगा या नाना होगा क्यों। तो आप सोचिए, ब्लू पेन से देखते हैं इसको। आप ये सोचिए कि क्या टी का दादा होगा क्यों, या दादा या नाना टी का होगा, इससे सोचिए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि क्यों फीमेल है या मेल है। तो दादा नाना हमें पता ही नहीं है कि क्यों दादा है, नाना है, नानी है या फिर दादी है। जब पता ही नहीं है तो टी का संबंध हम दादा नाना से या मेल जेंडर से इसका नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा एकदम गलत है। बी देखते हैं, टी की दादी या नानी क्यों है। अब हमसे फिर से पूछ रहे हैं कि टी की दादी नानी है क्यों, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि जब हमें क्यू का जेंडर ही नहीं पता तो वो दादा होगा, दादी होगी, नाना होगा, नानी होगी, हम नहीं बता सकते। बी भी गलत हो गया। अब सी देखते हैं, पी की माता आर है, पी की माता आर है, पी, हाँ आर का पुत्र तो है पी, लेकिन आर माता है हमें ये नहीं पता, क्योंकि हमें आर का भी जेंडर नहीं पता। आर माता भी हो सकती है, आर पिता भी हो सकता है, बिना हमें जेंडर ही नहीं पता तो हम कैसे मान लें कि माता है। तो सी भी इसका एकदम से गलत आंसर होगा। अब हमारा केवल बचता है डी। तो अब बिना
इसका रिलेशन निकाले भी आप बिना मतलब एकदम आंख बंद करके भी टिक लगाएंगे ना डी, तो भी आपका एकदम से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रपोत्री या दोहित्री टी है कैसे, एक बार इसको भी देख लेते हैं। गुड एग्जाम्पल, ओके थैंक यू। आगे देखते हैं, टी का हमने क्या निकाला, क्योंकि प्रपोत्री या फिर दोहित्री टी है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ। देखो प्रपोत्री यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो टर्म दोहित्री, तो आप इंग्लिश टर्म जरूर देखें। इंग्लिश टर्म में क्या है, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। ग्रैंड डॉटर हमें क्यू की है कि नहीं बताना, देख लेते हैं। क्यू हमारे यहाँ पर है, टी हमारे यहाँ पर है, तो हाँ ग्रैंड डॉटर तो टी की है। देखो यू क्यू आर, इसकी एक जनरेशन हमने इसको नीचे नोट डाउन करा है, फिर इसकी एक जनरेशन और नीचे टी और ऐसा जो आपस में बहने हैं, तो डी एकदम से इसका सही आंसर होगा। हालांकि आपको इसको बिना कैलकुलेशन के भी आपको बिल्कुल इसका रिलेशन नहीं बताना था, आपको बस 3 ऑप्शन गलत है तो डी ही सही होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम कल से कंटिन्यू करेंगे। 2022 वाले पार्ट 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जरूर जाकर देखें, और 2023 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप उसके पार्ट 5 पार्ट हैं, आप उनको भी जाकर जरूर देखें। बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। अपने अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है, ट्रिक और कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और डेली 1 बजे लाइव सेशन में जरूर जुड़िए। 1 बजे लाइव जुड़ेंगे, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, जो भी आपके डाउट या कंफ्यूजन होगा वो भी आपको तुरंत आपको डाउट क्लियर या तुरंत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ओके, टेक केयर बच्चों, थैंक यू।